अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। मध्य प्रदेश में पोषक तत्वों की कमी नहीं है, खाद्य उत्पादन की कमी नहीं है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा की भी कमी नहीं है। कमी है न्याय, संगत वितरण और विवेक की। इसलिए एक तरफ वे लोग होते हैं जिनके पास भरपूर पैसा है लेकिन फिर भी कुपोषित हैं क्योंकि उनके खाने के ढंग बदल चुके हैं। दूसरी तरफ बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें भोजन नहीं मिल रहा है। गर्भवती महिलाओं को अच्छा भोजन देने के लिए जिनके पास पैसा नहीं है, ऐसे परिवार की गर्भवती महिलाओं को संतुलित और पौष्टिक भोजन देना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन जब यह जिम्मेदारी सही तरीके से पूरी नहीं की जाती तो नवजात बच्चों में कुपोषण की गंभीर समस्या सामने आती है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तो गर्भवती महिलाओं और बच्चों के पोषण के लिए भरपूर बजट दे रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उस बजट का सही उपयोग नहीं हो रहा, जिसके चलते कुपोषण के गंभीर मामले सामने आ रहे हैं। आखिर क्या है कुपोषण की समस्या का स्थायी समाधान? आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। उससे पहले देखती है रिपोर्ट। सतना जिले के मझगवा ब्लॉक अंतर्गत पिछले 7 माह में 3 बच्चों की जान कुपोषण के कारण चली गई है। सबसे ताजा घटना मझगवा ब्लॉक के पथरा सुरांगी की है, जहां की निवासी विमला पति नथु प्रजापति के महज 4 माह के जुड़वा कुपोषित बच्चों नैतिक और सुप्रांशी को तबीयत बिगड़ने पर 21 अप्रैल की देर शाम जिला अस्पताल के पीडियाट्रिक आईसीयू में भर्ती कराया गया था, जहां सुप्रांशी के इलाज के दौरान 22 अप्रैल की शाम मौत हो गई, जबकि उसके भाई नैतिक को रीवा रेफर कर दिया गया। प्रदेश में आए दिन ऐसी घटनाएं सुनाई पड़ती हैं। इससे पता चलता है कि मध्य प्रदेश में कुपोषण भी एक गंभीर और विकराल समस्या बनी हुई है, जहां 2026 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के 55 जिलों में से 45 जिले रेड जोन में हैं। हालिया रिपोर्टों के अनुसार राज्य में 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषित हैं, जिनमें से लगभग 1.36 लाख बच्चे अति गंभीर कुपोषण की श्रेणी में आते हैं। मध्य प्रदेश में कुपोषण की दर 7.79% है, जो राष्ट्रीय औसत 5.40% से काफी अधिक है। लगभग 33% बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से कम वजन के हैं। 38% से 40% बच्चे अपनी उम्र के मुकाबले कम कद के हैं। महिलाओं में लगभग 57% और बच्चों में 66% एनीमिया की समस्या व्याप्त है। आदिवासी जिले जैसे मंडला में 52.3% और डिंडोरी में 51.8% बच्चे ठिगनेपन से सबसे अधिक प्रभावित हैं। होशंगाबाद और सतना जैसे जिलों में भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। प्रदेश में कुपोषण से लड़ने के लिए भारी बजट 4,895 करोड़ रुपए का प्रावधान है। आंगनबाड़ियों में सामान्य बच्चों के लिए और गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए भी प्रतिदिन का आहार बजट तय है। मिशन पोषण के तहत नियमित रूप से राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है। 2020 से 2025 के बीच आदिवासी क्षेत्रों में लगभग 85,330 बच्चों को एनआरसी में भर्ती कर उपचार भी दिया गया है। ऐसे में आंगनबाड़ी पोषण अभियान और स्वास्थ्य सेवाओं के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, तब ऐसे मामले यह सवाल खड़े करते हैं कि आखिर जमीनी स्तर पर योजनाएं पहुंच क्यों नहीं पा रही हैं। डेस्क रिपोर्ट, अनादि टीवी। मध्य प्रदेश में कुपोषित मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं, संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और अगर बात करें मध्य प्रदेश सरकार की, तो सरकार की ओर से भरपूर बजट पेश किया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। लोगों तक वो चीजें पहुंच नहीं पा रही हैं जिनके लिए सरकार इतनी मेहनत कर रही है, इतनी योजनाएं चला रही है। इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी चित्रकूट से जुड़ रहे हैं श्रीधर पटेल। श्रीधर, अगर बात की जाए कुपोषण को लेकर, तो अगर चित्रकूट की मैं बात करूं, चित्रकूट में ऐसे लोगों का इस पर क्या कुछ कहना है और कैसी ऐसी योजनाएं जो चलाई जा रही है उनका लाभ कितना जनता तक पहुंचता है? श्रीधर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, डिवाइस अनम्यूट कीजिए। हेलो जी। जैसा
जी, आपको बता दे रहे हैं कि जिस तरीके से अगर मध्य प्रदेश सरकार की बात की जाए, तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य मामले को या फरीदाबाद विकास को लगातार किया जा रहा है। लेकिन जब मैदानी अमला ग्रामीणों तक या लाभार्थी पहुंचा पा रहा है, इससे एक बड़ा सवाल होता है। ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आए दिन देख रहे हैं कि चित्रकूट में एक कुरांगी गांव ऐसा है जिस गांव में 2022 में भी एक कुपोषित बच्ची मिली थी, जो एक बड़ा हाईलाइट मामला हुआ था। मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया और उसके बाद बच्ची का इलाज हुआ भोपाल में और खत्म हो गई। इसके बाद पुनः अब एक दो भाई बहन है, उनको कुपोषण से कुपोषण का शिकार देखा गया, इलाज में रहे, बहन की मृत्यु हो गई और भाई का इलाज युवा अस्पताल में हो रहा। अगर इस चीज कहें तो आज भाई बेटी एक गांव गया था। बिल्कुल श्रीधर, वापस लौटूंगी आपके पास। जनरल फिजिशियन हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विवेक जोशी, बहुत स्वागत करूंगी विवेक जी आपका। और देखिए, हम यहाँ बात कर रहे हैं कुपोषण को लेकर, तो लगातार ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। इनसे निजात पाने के लिए देखिए लापरवाही भी लोगों के बीच देखी जा रही है, और इसे एक दूसरी ओर से कहें तो कहीं ना कहीं एक मामला गरीबी का भी है, जिसके चलते लोग सही ढंग से सही चीजें खा नहीं पाते हैं, उससे कुपोषण की बीमारी फैलती है। विवेक जी। हाँ, तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले जो चीज होती है जिसको हम बोलते हैं अवेयरनेस। अवेयरनेस से मतलब ये होता है कि अभी भी हमारे समाज में एक तो महिलाएं, स्पेशली जो गांव की महिलाएं हैं, कुछ आदिवासी इलाके हैं जहां पर अभी तक ये चीज युक्ति नहीं पहुंची है कि अगर बच्चों का एडिक्वेट कुपोषण मतलब पोषण नहीं होगा तो वो उनको क्या क्या तकलीफ आ सकती है। दूसरी चीज ये है कि खुद ही को खाने में अच्छा सा नहीं मिल रहा है, तो जब तक माँ का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो उसमें एडिक्वेट मिल्क नहीं बन पाएगा। और सबसे अच्छा जो बच्चों के लिए जो फूड होता है वो ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ जो है मिल्क रहता है, जो माँ की तरह माँ के स्तन से बच्चों को मिलता है। तो मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि सबसे पहले एक तो माँ का स्वास्थ्य के लिए हमको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, और दूसरा वो स्वस्थ रहेंगी तो उनके साथ में एक अवेयरनेस कि आपको बच्चा पालने के लिए बड़े बड़े जो सलाह देते हैं और जो प्रिवेलेंट आसपास में जो अपना अनाज है उसमें क्या व्यवस्था है, वो उसमें पोषण के लिए मिल रहा है कि नहीं। जैसे स्कूल में हम लोग देखते जरूर रहते हैं पर स्कूल में कमी तो नहीं है, दूध जो है वो नेचुरल है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि ज्यादा पानी मिल रहा है। तो जब तक वो अच्छे से पोषण वाला खाना नहीं मिलेगा ये समस्या चलती रहेगी। और अगर बात की जाए तो इस समस्या से निजात पाने के लिए सरकार की ओर से भी तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ और ही नजर आता है। तो इसको कैसे सुधारा जा सकता है? तो इसके लिए मैं चाहूंगा कि अपने जैसे भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रहते हैं और जो डॉक्टर्स रहते हैं, तो स्पेशली जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स हैं, जो उस एरिया के सीएमओस वगैरह हैं, उनको एक स्पेशली ये ध्यान देना पड़ेगा कि कागजों पे ही कार्रवाई ना हो। उसके अलावा जो भी चीज हो रही है वो अंत व्यक्ति जो है, जो यूजर है, उसके पास तक जाना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि एक जैसे होता है ना कि शुरुआत में हमने सभी के खाते बना दिए तो उस खाते में पूरा पैसा जाने लगा है, तो इसी तरह से एक अकाउंट हमारा ये वाला होना चाहिए कि हर बच्चे और माँ बाप के पास में वो अकाउंट हो कि जिसमें कि आपने को ये सुविधा हो कि भाई आपके पास में आपको जरूरत के मुताबिक जो भी अपने को भोजन चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो आपके मिलते रहें। तो उसके लिए जरूरी है कि आपको डेली का एक वॉच रखना पड़ेगा। स्पेशली जो हमारे लिए सबसे इजी होगा वो होगा स्कूल के थ्रू हम लोग जो बच्चे एटलीस्ट जो 3 साल से ऊपर वाले हैं उनका ध्यान दे सकते हैं, और 3 साल से कम वालों को डोर टू डोर आपको जाकर एक सर्वे जो है होगा, अदरवाइज बहुत डिफिकल्टी आने वाली है। बिल्कुल, क्योंकि संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कुपोषण के जो मामले हैं, लगातार कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, और इनको लेकर निजात पाने के लिए काफ़ी जागरूकता भी सरकार की ओर से किए जाने चाहिए। और इसके अलावा विवेक जी, अगर देखा जाए तो मैंने कई ऐसे नुक्कड़ नाटक भी देखे हैं जिनके माध्यम से लोगों को अवेयर किया जाता है, जागरूक किया जाता है। गांव-गांव कोने कोने पे जाकर लोगों को समझाया जाता है। 4-5 लोग की टीम रहती है और उससे लोग जागरूक भी होते हैं, फिर वही लोग जाकर लोगों से बातचीत भी करते हैं। हाँ, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है इनफैक्ट, क्योंकि हर चीज जो है वो पूरा सरकारी तंत्र नहीं कर सकता है। बहुत सारे जो एनजीओज हैं जो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं,
जैसे विदेशों में भी जो यूनिसेफ होते हैं, WHO होते हैं, ऐसे अपने यहाँ भी लकीली अब तो काफी एनजीओ कोविड के बाद में देखने मिलते हैं जो उनका ध्यान देते हैं। तो जैसे नुक्कड़ नाटक की वही बात हुई, इस तरह से रोल प्ले करके और समझाया जा सकता है। दूसरा एक चीज होता है कि जैसे घर की महिलाओं को भी थोड़ा जैसे होता है ना कि इन्वॉल्वमेंट समाज में होना चाहिए। नहीं तो अभी जो है गांव की महिलाओं का पूरा दिन जो है सिर्फ अपने खाना बनाने और परिवार की केयर करने में हो जाता है, खुद की केयर नहीं कर पाते हैं। एक चीज जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है वो होता है नींद अगर प्रॉपर नहीं है मदर की तो वो कुपोषित खुद रहेगी, और वो कुपोषित रहेंगी तो बच्चे कुपोषित रहेंगे। तो नींद का भी एक इम्पोर्टेंस है। सेकंड चीज जो हम कभी नहीं देख पाते हैं वो होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो माओ में भी और बच्चों में भी होता है, और ये स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन और भूख नहीं लगना, समय पे खाना नहीं खा पाना, ये सब चीजें कुपोषण का मूल मंत्र होते हैं। तो वो हमको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर बहुत बच्चा चिड़चिड़ा है, बार बार वॉमिटिंग हो रही है, लूज मोशन हो रहा है, तो इसको सिंपल बीमारी ना समझ के उस पर आगे वर्कअप करना चाहिए। अच्छा, अस्पतालों की ओर से भी ऐसी कुछ व्यवस्थाएं की जाती हैं क्या विवेक जी? क्योंकि जैसे कि अब महिला पहुंचती है, उसका बच्चा हो जाता है और उसके बाद जब वो डॉक्टर देख रहे हैं, वहां पर लोग मौजूद लोग देख रहे हैं कि बच्चा कुपोषित है, तो उनकी ओर से क्या व्यवस्थाएं रहती हैं? तो इसमें क्या होता है कि जनरली जो हॉस्पिटल्स वगैरह में होता है, जनरली इस तरह के कुपोषित व्यक्ति ज्यादा करके जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं। वहां पे एक उनका BMI चेक होता है, बॉडी मास इंडेक्स होता है, और आपका मसल मास चेक होता है कि मांसपेशियां जो है आपकी कितनी उम्र के हिसाब से है कि नहीं है। तो जो मेल न्यूट्रिशन हम लोग बोलते हैं, जिसको कुपोषण बोलते हैं, उसके 3-4 पॉइंट्स होते हैं। तो उसमें एक स्टंटिंग होती है। स्टंटिंग का मतलब ये है कि उस उम्र के हिसाब से हाइट है कि नहीं है, और हाइट है तो वेट है कि नहीं, हाइट वेट का रेशो होता है, और उसके बाद में आपका प्रोटीन एडिक्वेट जा रहा है कि नहीं, वो मांसपेशियों से पता चलता है। तो ये 3-4 तरह के असेसमेंट करने के बाद में उनको सलाह दी जाती है कि क्योंकि हर व्यक्ति जो एक बड़े हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आया है, वो जब बाद में उसे अपने गांव ही जाना है। तो बहुत ही बच्चे ऐसे कुपोषित आते हैं जिनको कि इमीडिएटली न्यूट्रिशन चाहिए। उनको हमारे पास में सुविधाएं रहती है, या तो नाक से नली डालकर, या फिर आपका जो है इंट्रावीनस भी कुछ न्यूट्रिशन पाउडर्स ऐसे होते हैं जो हम ब्लड में डायरेक्ट दे सकते हैं। तो ये सुविधा रहती है बड़े हॉस्पिटल्स में, वो उनको जिससे कि पोषण जल्दी से जल्दी मिल सके। बिल्कुल। विवेक जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता श्रीधर पटेल जुड़े हैं चित्रकूट से। श्रीधर, आपके पास अगर मौजूद लोग हो तो उनसे बातचीत कीजिए और उनसे भी सवाल पूछिएगा कि किस तरह से आगे इस बात को लेकर के, कुपोषण को लेकर के जागरूक किया जा सकता है, और वो लोग कितना अवेयर हैं, कितना जागरूक हैं। देखिए, जागरूकता की तो कुछ क्षेत्रों पर आदिवासी जागरूकता, लेकिन अगर कभी और कहीं देखा जाए तो सबसे बड़ी कमी है मैदानी अमले में सरकारी तंत्र पर, जो लगातार सरकार की मंशा के विपरीत कार्य कर रहे हैं। सीधा से कहें कि मैदानी अमला ना तो सरकारी तंत्र के हिसाब से काम कर रहे हैं, ना घरों में जाकर के सरकारी सुविधा मुहैया करा रहे हैं। सबसे बड़ी बात आंगनबाड़ी आज तक जमीन पे ऐसा है कि 15-20 तक आंगनबाड़ियां खुलती नहीं है। समय पर टीकाकरण ना होता, समय पर पोषण आहार जो मिलने वाला होता वो ना होता। ये बहुत ऐसी अव्यवस्थाएं हैं जो कहीं न कहीं इस लापरवाही को दर्शाता है कि सरकार तो कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार का जो तंत्र है वो फेल होता नजर आ रहा है। सरकार का तंत्र पूरी तरीके से कागजों पर सिमट के रह गया है, जो सिर्फ कागजों पर दिखाता है कि सब बेहतर है, लेकिन अगर हकीकत पर मैदान पे जाके देखा जाए तो वही कुछ हकीकत है। आज की एक आपको घटना बता दें कि अभी 2 दिन पहले जब चित्रकूट के सुराही पर 2 युवा भाई बहन कुपोषित मिले, और उनमें से एक बहन का देहांत हो गया और एक जिला अस्पताल वो रीवा में भर्ती है। तब जाकर के कहीं न कहीं मैदानी अमला, अगर कहा जाए तो ब्लॉक मेडिकल अफसर रुपेश सोनी जी और बाल विकास के कई कर्मचारी, सुपरवाइजर हैं और आंगनबाड़ी के जो कार्यकर्ता है, वो मिल करके संयुक्त टीम बना करके जब घर घर दस्तक दी तो उनको पूरा 3 बच्चे मिल गए, पोषित 3 बच्चे मिल गए, जिनमें से एक बच्चा तो NRC में भर्ती करा दिया गया। वो बच्चे को उनके माँ बाप पंचायत को कहते फोन में पेशेंट का कहते हैं। उनका एक आरोप ये भी है पंचायत जब जरूरत पड़ती है तब भी आंगनबाड़ी मैडम नहीं आती। तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं लोगों का क्रोध भी होता है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रति या सरकार के मैदानी अमले के प्रति, जो जरूरत के अनुसार
फोन स्विच ऑफ कर ले। जब पब्लिक को, लोगों को जरूरत होती है तब स्विच ऑफ कर लेना, उत्तर न देना, उनके साथ खड़े न होना, कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही का नतीजा है। ऐसे में कहिए बिल्कुल कहा जाना आवश्यक हो जाता है कि कागज पर तो सरकार बिल्कुल बिल्कुल श्रीधर, वापस लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर विवेक जोशी जुड़े हुए हैं। विवेक जी, एक मामला ये भी काफी ज्यादा सुनने में आता है कि आंगनवाड़ी की ओर से जो भी पोषण तत्व दिए जाते हैं गर्भवती महिलाओं के लिए, छोटे बच्चों के लिए पैकेट दिए जाते हैं जिनमें दलिया होता है, खिचड़ी होती है, और अगर वो उन पैकेटों को महिलाएं लेकर जाती हैं तो वही भी उसे अलग अलग करके छान कर शक्कर अलग कर लेती हैं, दलिया अलग कर लेती हैं, उसके बाद उसे बेच देती हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की ओर से तो चीजें की जा रही हैं, लेकिन महिलाओं के भीतर ही जागरूकता नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जैसे जो मैंने अकाउंट वाला एग्जांपल दिया था कि एक लिमिट के बाद में ये होता था पहले कि किसी के पास में अंत में एंड यूजर के पास में नहीं पहुंचता था वो चीज। तो इसी तरीके से जैसे आपने एग्जांपल दिया कि अगर कागजों पे निकला है कुछ भी इस तरह का पोषण, तो वो एंड यूजर मतलब बच्चे के पास तक पहुंचना चाहिए। और अगर ये इस तरह से होके भेज देता है, कुछ करता है, तो ये एक्चुअली ये तो बहुत ही स्थिति खराब है और इसके लिए स्पेशली ध्यान देना चाहिए। ऐसे लोगों को पनिशमेंट मिलना चाहिए। बिल्कुल, और सही ढंग से कार्रवाई भी होना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ किया जा रहा है तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी तो आगे चल के ये चीजें भी कम होंगी, ये मामले भी कम देखने को मिलेंगे। जनरल फिजिशियन हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर जेपी पालीवाल, बहुत स्वागत करूंगी पालीवाल जी आपका। और यहाँ मामला हम कुपोषण को लेकर बात कर रहे हैं। कुपोषित जो मामले हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कैसे इन्हें रोका जाएगा, कैसे लोगों को जागरूक किया जाएगा? गुंजन, आपका और आपके दर्शकों का मैं आभार व्यक्त करता हूं और स्वागत करता हूं। कुपोषण की यदि बात करें तो सबसे पहले हमें चक्र समझना पड़ेगा कि इसकी शुरुआत कैसे करें। पहले तो गर्भवती महिलाओं को जागरूक करना पड़ेगा कि उनके गर्भाधान के बीच में कम से कम 3 वर्ष का अंतर रहे। दूसरा, एक बच्चा जब अच्छे से पूरी कम से कम 2, 2.5, 3 साल का हो जाए तब जाकर यदि उनको और भी बच्चे चाहिए तो उसके लिए वो अगला प्रयास करे। सामान्य तौर पर हम ये देखते हैं कि कम उम्र की महिलाओं को बच्चे होने जब शुरू होते हैं तो कई बार कम अंतराल में भी बच्चे पैदा होते हैं। वहीं से हमारे बच्चों के कुपोषण की नींव डल जाती है, जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता, सरकार का ध्यान नहीं जाता और परिवार उस वक्त तभी ध्यान नहीं देता, पहली चीज। दूसरी चीज, कोई भी गर्भवती महिला ये निश्चित करे कि उसके शरीर में किसी भी प्रकार से खून की कमी ना हो और उसका एक संतुलित आहार जरूर वो लेती रहे गर्भाधान के समय, गर्भ के समय। वरना है कि बच्चा जब गर्भ में पलेगा वहीं से यदि वो कुपोषित होकर और यदि वो अंडरवेट पैदा होगा तो निश्चित तौर पर मैं तो यही कहूंगा कि जो पौधा हमने बाहर आना है उसमें हरी पत्तियां है नहीं, और हरी पत्तियां हैं तो मुरझाई पत्तियां जैसा मामला होगा। इसके बाद जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उसके बाद कुछ अलग अलग फैक्टर्स हैं जो मैं संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। 6 महीने तक बच्चे को पूरी कोशिश की जाए सिर्फ माँ का दूध भरपूर दें, लेकिन इसमें भी एक चीज और होती है, कामकाजी महिलाएं और अशिक्षित महिलाएं अक्सर, या फिर जो मजदूर दिहाड़ी करने वाली महिलाएं बच्चों का ब्रेस्ट फीड प्रॉपर नहीं करवाती। यदि हम ब्रेस्ट फीड की बात करें तो ब्रेस्ट फीड कम से कम हर 1.5 से 2 घंटे में बच्चे को करवाना ही चाहिए। यदि पर्याप्त और संतुलित स्तनपान 6 महीने की उम्र तक बच्चे को करवाया जाता है तो उससे बच्चे के कुपोषित होने की और उसके सिर्फ ब्लड की कमी हो सकती है, बाकी और कुछ संभावनाएं उसकी नहीं रहती। लेकिन ब्लड की कमी 6 महीने तक लगातार इसलिए नहीं होती कि माँ के अंतराल से, माँ के गर्भ से जो बच्चा हीमोग्लोबिन लेके आता है वो बहुत ऊपर का लेके आता है। माँ के दूध में जरूर आयरन की कमी होती, मैं मानता हूँ, लेकिन उसकी पूर्ति प्रकृति पहले ही कर देती। 6 महीने के बाद उसको टॉप फीड हो प्रॉपर तरीके से और धीरे धीरे टॉप फीड बढ़ाई जाए। और टॉप फीड के साथ साथ ये ध्यान रखा जाए कि उसकी हाइट और वेट नियमित उसका चेकअप किया जाए। यदि हाइट और वेट सही नहीं है उम्र के हिसाब से तो चिकित्सक को दिखाया जाए। अक्सर ये देखा गया है कि जो बच्चे कुपोषित होते हैं उनमें अक्सर डायरिया और निमोनिया हो जाता है, जिसकी वजह से ये लगातार साइकिल और बढ़ती रहती है और वो कुपोषण अति कुपोषित बच्चों में चला जाता है। और डायरिया और निमोनिया से बच्चों को बचाकर रखना रहेगा। ये 2 महत्वपूर्ण बीमारियां हैं जिनके बारे में सभी लोग जानते हैं। मैं समझता हूँ यदि इतना कर लिया तो 3 अलग अलग प्रखंडों में कम उम्र की महिलाएं बार डिलीवरी ना हो, 6 महीने तक पर्याप्त स्तनपान हो और 6 महीने के बाद टॉप फीड प्रॉपर हो, ये 3 बिंदुओं पर यदि हमने ध्यान दे दिया तो कुपोषण तो मैं समझता हूँ कि यही समाप्त हो जाता है।
बिल्कुल पालीवाल जी, ऐसा भी मामले सामने आते हैं कि जो एरिया ज़्यादा विकसित नहीं है, ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है जहाँ पर, और वहाँ कम उम्र की लड़कियों की शादी करवा दी जाती है, और जब शादी होती है तो प्रेगनेंसी भी जल्दी हो जाती है। लेकिन कई ऐसे महिलाएं भी हैं जो पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, वो प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले ही प्री प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लेती हैं, और उसके बाद जो भी कमियां होती हैं पहले वो उसका इलाज करती हैं, उसके बाद कंसीव करती हैं। देखिए क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि जो शिक्षित होते हैं, शिक्षित लोगों को भी, महिलाओं को खासकर मैं ये बताना चाहूंगा कि यदि प्रेगनेंसी की सही उम्र देखी जाए तो 21 से 26 साल के अंतराल की जो उम्र होती है वो प्रेगनेंसी के लिए सही उम्र होती है। जो 26, 27, 28 और 30 साल के बाद की उम्र में गर्भाधान जिनका जो गर्भ धारण करती है उनको एल्डरली प्राई भी कहा जाता है। मैं समझता हूँ कि ये भी किसी तरीके से बच्चों के सेहत के लिए ठीक नहीं और वो उनके लिए भी ठीक नहीं। जितनी ज्यादा उम्र होगी गर्भवती महिला की और जितनी ज्यादा उम्र में पहला गर्भ होगा उतने फिर सिजेरियन के और चांसेस बढ़ जाते हैं, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। और लगातार कहीं न कहीं यदि उनकी पारिवारिक हिस्ट्री में डायबिटीज या हाइपरटेंशन है तो वो भी एल्डरली प्राइमे में बहुत विपरीत प्रभाव बच्चे पर डालते हैं। ये एक अलग प्रखंड है, लेकिन बहुत कम उम्र में गर्भाधान और बहुत अधिक उम्र में गर्भाधान दोनों ठीक नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति के विपरीत चक्र चलाने का, जो एक अनपढ़ होने के कारण और एक ज्यादा पढ़ी लिखी या फिर कामकाजी महिला होने के कारण या फिर कॉर्पोरेट जगत में काम करने के कारण या फिल्म जगत में काम करने के कारण, दोनों चीजें ठीक नहीं। बिल्कुल लोगों को यहाँ खुद पर ही, महिलाओं को स्पेशली खुद पर ध्यान देने की बेहद जरूरत है, उनके शरीर पर, और अगर उन्हें फ्यूचर अच्छा रखना है तो अपने आप पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बिल्कुल लापरवाही नहीं करना चाहिए। खैर, आप तीनों को बहुत शुक्रिया अदा इस खास चर्चा के लिए। धन्यवाद गुंजन। और हम यहाँ बात कर रहे थे कुपोषण का कायाकल्प। लगातार जो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कई ऐसे इलाके, कई ऐसे शहर, लोगों को जागरूक होने की बेहद जरूरत है। सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। खैर, लोगों को जागरूक होना जरूरी है, और अगर लोग जागरूक होंगे तो कुपोषण के जो मामले हैं वो कई हद तक कम भी हो जाएंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए अनादि टीवी पर। नमस्कार।